11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। अयोध्या से खबर मिल रही है, सीएम योगी चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव का शंखनाद थोड़ी देर में भरतकुंड में सीएम योगी करेंगे। आपको बता दें, इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां भी गिनाएंगे। भरतकुंड के भरतगुप्त मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ कर रही हैं पूजा अर्चना। प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। भरतकुंड में ही सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान भरतकुंड में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। भरतकुंड के भरतगुप्त मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर पूजा अर्चना कर रही हैं और मिशन 2024 को लेकर देखा जा रहा है कि तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी शंखनाद भरतकुंड से करेंगे और यहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 2 तस्वीर भी आप देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, वो भी तस्वीर आप देख रही हैं। हालांकि इस दौरान चंपत राज से भी मुलाकात हुई है, जो कि महासचिव हैं राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। और ये 2 तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें महासचिव चंपत राय से जब मुलाकात हुई, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप जब देख रहे हैं, जब महंत नृत्य गोपाल दास से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जनसभा के दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं, जहां पर हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और चुनावी शंखनाद जो है वो भरतकुंड से शुरू हो जाएगी। तो मिशन 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भरतकुंड में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज सीएम योगी लोकसभा चुनाव के जो आज प्रचार है उसका आगाज करेंगे। भगवान राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर आज ही आगाज करेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी यहां पहुंचेंगे भरतकुंड पर। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भरतकुंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिशन 2024 को देखते हुए प्रचार प्रसार और साथ ही चुनावी शंखनाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से खबर मिल रही है, ब्रिजभूषण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले 25 लोगों ने गवाही दी है और बयानों को बनाया जाएगा चार्जशीट का हिस्सा। महिला पहलवानों ने पेश नहीं किए हैं कोई पुख्ता सबूत। पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। बालिग पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। नाबालिग पहलवान के केस में स्टेटस रिपोर्ट भी है, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है। ब्रिजभूषण सिंह से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले में 25 लोगों की गवाही सामने आई है और इसी गवाहों के तहत ही ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। कहा जा रहा है कि महिला पहलवानों की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जो गवाही मिली है, जो बयान मिले हैं, उसी के आधार पर ये चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी। और आज ही आपको बताते ये भी चले कि नाबालिग पहलवान के केस में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी और कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो आज दाखिल की जा सकती है। तो पहलवानों की तरफ से कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है, लेकिन जो 25 लोगों की गवाही ली गई है, जो बयान दर्ज हुए हैं, उसी के आधार पर यह चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जरा बताइए आप, क्योंकि ब्रिजभूषण सिंह के मामले में आज जो चार्जशीट दाखिल होने वाली है, जो 25 लोगों की गवाही ली गई है, उसी के आधार पर ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है, जो नाबालिग पहलवानों की तरफ से एक जो स्टेटस रिपोर्ट थी, उसको भी दाखिल किया जाएगा। देखिए, आज जो
दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एक कहा जा सकता है कि एक चार्जशीट जो है वो दायर किया जाएगा। उस चार्जशीट में उन तमाम मसलों को जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से ब्रजभूषण सिंह के मामले में अब तक तफ्तीश की गई। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में अब तक की जो तफ्तीश हुई है उससे जुड़े तमाम जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित रिपोर्ट्स हैं, तमाम सबूतों के बारे में, तमाम एविडेंस के बारे में बकायदा उस चार्जशीट में बताया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंस अभी तक की तफ्तीश में प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले में विदेश से भी जानकारियां मंगवाई गई थी, 5 देशों को दिल्ली पुलिस के द्वारा खत लिखा गया था, लेकिन अभी तक विदेश से कोई भी जानकारी भी नहीं मिली है। खासतौर पर जिस तरह से विश्व कुश्ती फेडरेशन से बकायदा जवाब मांगा गया था, वहां से भी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है, जिसके चलते ये इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा इस चार्जशीट को जो है स्टेटस कम चार्जशीट कहा जा सकता है और देखना लाजमी होगा कि जब दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले की जानकारी जब कोर्ट को दिया जाएगा तो कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। हालांकि जिस तरह से महिला पहलवानों का जो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हुआ, उसके आधार पर महावीर जो कुश्ती से संबंधित अखाड़ा है वहां से जुड़े हुए कई लोगों का स्टेटमेंट दर्ज हुआ। तो अभी तक के स्टेटमेंट के मुताबिक जो अभी तक जो इस मामले में देखा जाए, महिला पहलवान और उनका जो एक कुश्ती अखाड़ा है, सिर्फ उनका स्टेटमेंट ही जो है इस मामले में एक मजबूत कड़ी नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर सबूतों की बात करें, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बात करें या ऑडियो वीडियो की बात करें या कोई तस्वीर या किसी अन्य क्लिप की बात करें या कॉल डिटेल्स की बात करें, उसमें कहीं से भी कोई भी सबूत ऐसे नहीं मिला है जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप को पुख्ता मानता हो। बिल्कुल शंकर, क्योंकि महिला पहलवानों की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें क्या अहम बातें होती हैं ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगी है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 30 दिन में लोगों से सुझाव मांगा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर अपने एक हलफनामे में कहा है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने इसके लिए संविधान के 4थे भाग में मौजूद राज्य की नीति निदेशक तत्वों का ब्यौरा भी दिया है। आपको बता दें, अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध जताया है। मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, हम किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता का मुद्दे को गरमा दिया है और वो पहली स्टेट है जो प्रस्ताव पास किया और उसके बाद में अब पूरे भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्लान बना लिया है और उसने तमाम लोगों से राय तलब की है। हम भी राय देंगे और लिख करके हम अपनी राय भेजेंगे। मगर मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कॉमन सिविल कोड को लेकर विरोध जताया है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा है, ये कानून लाकर बीजेपी देश में विभाजन करना चाहती है। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको।
देखिए, भारत का संविधान सभी को धार्मिक आजादी देता है और कॉमन सिविल कोड वो सबके धार्मिक अधिकारों को छीनने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में 2 बार नोटबंदी हुई, 1 बार जीएसटी का कानून लाया, विभिन्न कानून आए, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे उस समय कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और विधि आयोग ने पहले ही कॉमन सिविल कोड पे अपनी आपत्ति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉमन सिविल कोड पे केवल राजनीति करना चाहती है। चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब 8 महीने 9 महीने का समय चुनाव में रह गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कानून लाके देश में विभाजन करना चाहती है, लेकिन देश की जनता वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छलावे में आने वाली नहीं। दिल्ली आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जरा बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां एक तरफ विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इसे लागू करने के लिए तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और साथ ही इसमें लोगों का सुझाव भी मांगा जा रहा है, धार्मिक संगठनों से भी सुझाव मांगा जा रहा है कॉमन सिविल कोड को लेकर। देखिए, साफ तौर से कॉमन सिविल कोड को लेकर जो विरोध उठ रहे हैं वो विरोध सिर्फ एक राजनीतिक दायरे के आधार पर देखा जा सकता है, लेकिन अगर इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो अभी देश में आईपीसी के प्रोविजन के तहत जो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर जो मुस्लिम एक्ट है या फिर अगर बात करें क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पादरी मैरिज एक्ट है, उन तमाम एक्ट को एक समान करने के लिए ये सरकार की पहल है। लॉ कमीशन ने अभी कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू की है, उससे पहले ही विरोध कहीं ना कहीं शुरू कर दिया गया है। लॉ कमीशन के मामले में सबसे पहले जब इस पूरे मामले में कंसल्टेशन शुरू किया गया था तो लॉ कमीशन ने कहा था उस समय कि अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बदलते परिवेश के आधार पर भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। तो जो फिलहाल तमाम धर्मगुरु की बात करें या प्रवक्ताओं की बात करें, उनकी तरफ से वही बातों को कोट किया जाता है जो फिलहाल आधी अधूरी हो। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में यह है, जो समझने वाली है, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो केवल एक धर्म समुदाय के लिए नहीं होगा, उसमें हिंदू भी शामिल होंगे, मुस्लिम भी शामिल होंगे, पारसी भी होंगे, ईसाई भी होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से समान नागरिकता संहिता की जो बात सामने आ रही है, वहीं पर एक देश एक कानून लागू हो जाएगा। तो हालांकि जो विरोध के सुर हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के सुशील। और आगे बढ़ते बात करते उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आज नई दिल्ली में ड्राफ्ट कमेटी की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे उत्तराखंड सदन में बैठक होने जा रही है और आज से ड्राफ्ट कमेटी की बैठक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में होगी। मीटिंग में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर चर्चा होगी। आपको पता है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून तक कमेटी को ड्राफ्ट जमा करने की डेडलाइन दी है, जिसके चलते यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के साथ विशेषज्ञ समिति ने संवाद भी किया था। बदायूं में गंगा आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। कचरा के रहने वाले बिजनेसमैन हरेंद्र उपाध्याय के छोटे बेटे विभू उपाध्याय को 720 में से 622 अंक मिले हैं। कोरोना काल में पढ़ाई के साथ साथ विभू कचला गंगा घाट पर होने वाले गंगा आरती में हिस्सा लेता था। करीब 1 साल पहले कोटा जाकर विभू ने नीट की तैयारी की थी, सफलता हासिल की है। विभू ने अपनी सफलता का श्रेय जो है गंगा मैया, पूर्व डीएम दिनेश कुमार और अपने माता पिता को दिया है। विभू ने बताया कि माता पिता बेटे की, आपको बताते चले कि बेटे की सफलता से उत्साहित है। उनका कहना है कि गंगा मैया की कृपा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विभू को उसकी सफलता पर, कामयाबी पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मैं अपने माता पिता, अपना भाई और अपने सभी वेल विशर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व डीएम दिनेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने 2019 में आरती का शुभारंभ किया और जिसके साथ साथ मैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जुड़ा और अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाना और पहचाना। और नित्य मैं हमेशा आरती करता आ रहा था पिछले 3-4 सालों से। अभी उन्हीं गंगा माँ की कृपा से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं हमेशा आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं गंगा माँ की आरती करता रहूँगा। गंगा मैया की जय। आज मेरा बेटा MBBS में क्वालिफाई हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े घमंड की बात है कि हम लोग गंगा आरती से जुड़े थे
और आज के जो बच्चे होते हैं वो अगर अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है तो उसका आध्यात्मिक तरफ, गंगा जी पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं रहता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा बेटा आध्यात्म में भी काफ़ी आगे है और बाकी पढ़ाई लिखाई में तो जैसा सबको सर्वविदित है कि आज उसने प्रथम प्रयास में ही नीट क्वालिफाई किया है। कहने को फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन तैयारी तो 9th से ही शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनका बच्चों को साथ माँ बाप को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ट्यूशन लगा दी, बच्चे को कोचिंग दिला दी और फिर ये सोच लिया कि बच्चे का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरा समय बच्चे को देना पड़ता है। बच्चे ने कौन सा चैप्टर पढ़ा, बच्चे ने कौन सा मतलब क्या क्या अपना जो टारगेट लेके बैठ रहा है, वो डेली का क्या टारगेट है, उसको क्या कंप्लीट कर रहा है। अगर बच्चे का साथ पेरेंट्स देंगे तो बच्चा 100% सफल होगा ही होगा। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।